सो वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र एफओजीसी बोर्ड 11th स्टैंडर्ड का बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड। तो ये बहुत इजी चैप्टर है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ बेसिक टाइप्स बताए गए। तो लिविंग कैन यू रिकॉल का मतलब क्या है, जो आप पहले पढ़ चुके हो। तो पहले पढ़ चुके हो। लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग आपको बेसिकली पता ही है। लिविंग थिंग क्या है, जैसे कि लिविंग थिंग हम नॉर्मली बोल सकते हैं कि हम ह्यूमंस, एनिमल्स, एनीथिंग आप बता सकते हो। और नॉन लिविंग थिंग जैसे कोई जो वर्क नहीं करता, वर्क और कई टाइप्स के, जैसे कि उसके अंदर ना ब्लड ना कुछ रहता है। नॉन लिविंग थिंग जैसे थिंग्स रहते नॉर्मल, जिसके अंदर जान नहीं होती, जिनके अंदर लाइफ नहीं होती, जो सर्वाइव नहीं करते, उनसे नॉन लिविंग कहते हैं। और लिविंग थिंग क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। और जो नॉन लिविंग थिंग वो सर्वाइव नहीं करते, उनके अंदर जान नहीं होती, उनके अंदर लाइफ नहीं होती। जैसे कि हम बोल सकते हैं कोई टॉय या मिक्सर, फ्रिज, एनी एप्लीकेंसेस, जैसे कि टीवी बताया मैंने, कोई भी चीज़, जैसे कि बुक। ये बुक भी एक नॉन लिविंग है, पहले लिविंग था, उसके बाद इसको जैसे लिविंग इस टाइप से था, जिसकी किससे बनाई है, ट्री से बनाया। तो ट्री से बनाया तो ट्री क्या था, लिविंग था। तो ट्री से बाद में बनने के बाद ये क्या हो गया, नॉन लिविंग हो गया। पेपर ट्री से ही बनता है ना, तो इसके लिए वो नॉन लिविंग हो गया उसके बाद। तो ये बुक नॉन लिविंग है। और जो ट्री है वो लिविंग है, क्योंकि वो सर्वाइव कर रहा था, वो आपको फ्रूट दे रहा था, रूट उसके हो रहे थे, वो ग्रो हो रहा था। और नॉन लिविंग ग्रो नहीं होता। तो आपको ये बराबर समझ गया होगा कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस क्या है और लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स क्या है। तो ये इसमें पढ़ने वाले इसके लिए और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा पूरा अच्छे से कि कैरेक्टर क्या है, उसके क्या नहीं है। वेदर ऑल ऑर्गेनिज्म आर सिमिलर, क्या सभी ऑर्गेनिज्म सिमिलर होते हैं? नहीं, कुछ सिमिलर भी होते हैं, कुछ अलग भी होते हैं। तो ये आपको बराबर हो गया। अब आगे हम पढ़ते स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो प्लैनेट अर्थ इज मेड अप ऑफ अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर। तो आपको पता ही होगा कि अबायोटिक क्या है और बायोटिक कंपोनेंट क्या है। तो बायोटिक कंपोनेंट क्या है, जो लिविंग बीइंग्स प्रेजेंट अराउंड अस होते हैं उनको बायोटिक फैक्टर कंपोनेंट कहते हैं। और जो अबायोटिक है, जो नॉन लिविंग है, ये आपको आराम से मालूम पड़ गया। अब यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल लाइफ, जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स है, हम लाइफ में क्या, जो हमें नॉन लिविंग थिंग्स बताता है, जो हमारे प्रिंसिपल्स है, जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स है, हम क्या पढ़ रहे हैं, लिविंग वर्ल्ड। तो जो लिविंग थिंग्स है उनके प्रिंसिपल ऑफ लाइफ है। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ लाइफ है, द लिविंग बीइंग वंस प्रोड्यूस्ड और बॉर्न हैज़ टू सर्वाइव फॉर सर्वाइवल इट नीड्स एनर्जी एंड मैनी केमिकल मॉलिक्यूल्स। तो जो लिविंग बीइंग्स है, प्रोड्यूस या बॉर्न होता है वो सर्वाइव करने के लिए, तो उसको सर्वाइव करने के लिए उसे एनर्जी चाहिए और केमिकल मॉलिक्यूल्स जैसे कि कई टाइप्स के होते हैं। तो उसको खाने एनर्जी चाहिए। और तो एनर्जी उसको कैसे मिलेगा, उस एनर्जी के लिए वो क्या करेगा, परफॉर्म करेगा मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल कैटाबॉलिज्म और मेकिंग ऑफ न्यू मॉलिक्यूल। तो जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं एनर्जी मॉलिक्यूल्स, उसको ब्रेक करके एनर्जी करता है, मेक करता है, उसको ब्रेक करेगा, उसके लिए एनर्जी बनाएगा, एनर्जी की मदद से वो सर्वाइव करेगा। तो आपको फर्स्ट समझ गया होगा अच्छे से। अगर नहीं समझा तो मैं ऑफिस एक बार बता देता हूँ आपको। जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सर्वाइव करता है, बॉर्न होने के बाद जो सर्वाइव करते हैं, तो सर्वाइव करने के लिए आपको भी, जैसे कि आपको भी एनर्जी चाहिए होते हैं। एनर्जी कहाँ से मिलता है, आपको फूड मिलता है। फूड भी एक तरह से केमिकल मॉलिक्यूल्स ही है। तो फूड आप नहीं खाओगे तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करोगे, खाना खाओगे। खाना क्या होगा, खाने में से जो मेन एनर्जी प्रोटीन है तो आपके पेट में जाएगा, पेट में से आपको वो जो एनर्जी लिया जाएगा, और जो वेस्ट मटेरियल है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम से निकल जाएगा। तो जो एनर्जी है वो मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करके मिलता है आपको इजीली अब समझ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड ऑर्गेनिज्म शो टेंडेंसी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दिस ग्रोथ इज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस। तो जब हम बर्थ होते हैं ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म बर्थ होने के बाद ना वो ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है। तो मैंने जैसे बताया कि लिविंग थिंग रहते हैं जो ग्रोथ करते हैं, चाहे कौन सा भी हो, चाहे प्लांट हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे एनिमल हो, कौन सा भी हो, वो ग्रोथ करता है। तो ये एक वेल ऑर्केस्ट्रेटेड ग्रो प्रोसेस होता है। वेल ऑर्केस्ट्रेटेड यानी कि अपना धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रोथ होते रहता है। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड सैंड मोन्स, बोल्डर्स ग्रो एक्सेट्रा। दिस ग्रोथ नॉट फ्रॉम विद इन एंड हैंस दीज आर नॉट लिविंग बीइंग। तो आप कई बार देखोगे कि जो रेत है ना, वो कभी कभी धीरे पहाड़ बन जाता है। तो वो एक तरह का
ग्रोथ नहीं है, क्योंकि वो ग्रोथ इसलिए नहीं क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग, क्योंकि सैंड लिविंग थिंग है ही नहीं। तो नेक्स्ट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर नॉट द प्रोसेस विच हैव अनलिमिटेड टाइम स्पैन। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट रहता है, तो कुछ एज तक आपका ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, उसके बाद वापस डाउन होता है। ये अनलिमिटेड स्पैन के लिए नहीं रहता, अनलिमिटेड टाइम स्पैन के लिए नहीं रहता। एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम द मॉलिक्यूल्स ऑर्गन सिस्टम बिगेन टू लूज देयर इफेक्टिव वर्किंग एंड बिकन ओल्ड। तो जब बूढ़े होने लगते हैं तो ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक जाता है, और उसके से आप धीरे धीरे वो डाउन होने लगता है, और जिसकी वजह से आप अपने जो एनर्जी इफेक्टिव वर्किंग पावर रहते हैं वो धीरे धीरे डाउन होने की वजह से आप ओल्ड होने लगते हो। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एजिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको मैं एक पॉइंट्स में लिख देता हूँ कि आप इसको क्या कह सकते हो। तो यहाँ पे सर्वाइवल लिख दूंगा, तो सर्वाइवल है, ये है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेकेंड। थर्ड है एजिंग। फोर्थ है लाइफ हैज कंटिन्यू हैंस द ऑर्गेनिज्म ट्राइज टू प्रोड्यूस अ यंग वन लाइक इटसेल्फ। तो लाइफ क्या है, आपके जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन आगे आता है, उसकी अगली जनरेशन, तो ये रिप्रोडक्शन थ्रू होता है। यहाँ पे 2 टाइप से आपको पता ही है। दिस इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ रेस, तो ये क्या करता है, कंटिन्यूटी ऑफ रेस को ना करता है। और वहीं पे म्यूल्स टाइप वर्कर बीस डज नॉट रिप्यूज। तो यहाँ पे जो म्यूल रहते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता, आपको पता है, पर वो भी एक लिविंग है। कैन वी कॉल रिप्रोडक्शन एज इंक्लूसिव ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ? नो। एज द बॉडी, तो यहाँ पे क्या है, रिप्रोडक्शन। थर्ड पॉइंट क्या है, रिप्रोडक्शन। यहाँ पे 4 मिल गए आपको, 4 मिल गए। सर्वाइवल, उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, थर्ड एजिंग, फोर्थ रिप्रोडक्शन, फिफ्थ है एज द बॉडी लूजेज कैपेसिटी टू परफॉर्म मेटाबॉलिज्म द ऑर्गेनिज्म डाइज। तो यहाँ पे डेथ, फिफ्थ वन। तो यहाँ पे क्या है, जब ऑर्गेनिज्म ओल्ड होने लगा, तो ओल्ड होने का तो धीरे धीरे एनर्जी डिक्रीज होने लगा, तो उसके से धीरे धीरे उसको एनर्जी नहीं मिलता है पाए, और उसकी बॉडी कैपेसिटी लूज़ होने लगी, और मेटाबॉलिज्म परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो ऑर्गेनिज्म डाई हो जाता है। अब आप ही हो, अगर देखो, आप कोई भी देखो, प्लांट रहता है या कोई भी आपके यहाँ पे रहेगा, तो ह्यूमन रहता है, पहले चाइल्ड रहता है, चाइल्ड से बड़ा होता है, फिर बड़े होने के बाद वापस बूढ़ा होता है, बूढ़ा होने के बाद तो उसका डेथ होता है, क्योंकि वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर, मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाता, उसके से उनका एज का टाइम होने की वजह से, लिमिट स्पैन होने के बाद वो डेथ हो जाते हैं। उसके बाद है एनी लिविंग बीइंग रिस्पॉन्ड टू थर्मल और केमिकल बायोलॉजिकल चेंजेस इन द सराउंडिंग, दिस इज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग। तो यहाँ पे टेम्परेचर का एक तरह से है, या दूसरा पॉइंट भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो थर्मल और केमिकल बायोलॉजिकल चेंजेस को सराउंडिंग में करता है, क्योंकि उस पर रिस्पॉन्ड करता है। थर्मल है तो आपको कभी ठंड लगता है या कभी गर्म लगता है, या बायोलॉजिकल चेंज यानी कि आप जिस टाइप से रहता है आपको जगह, वहाँ पे उसी टाइप से आप चेंज होने लगते हो, आपकी बॉडी कर लेता है। ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है लिविंग बीइंग का। तो आपको, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा ये बेसिक प्रिंसिपल लाइफ। आपको यहाँ पे 5 मार्क्स के लिए ये सब आंसर आ सकते हैं, पूरे आपको अच्छे से याद करना है, पॉइंट्स पास इसलिए मैं बताया। सर्वाइवल, एजिंग, रिप्रोडक्शन, और ये क्या है, डेथ, और ये लास्ट पॉइंट। अब चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देयर इज इमेंस डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंस टाइम immemorial. Variety of organisms are living together on Earth. In order to understand the interrelation between living and non-living, as well as between two living beings or group. तो यहाँ पे इमेंस डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि जब से टाइम इमोरियल वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है और कई टाइप्स के ऑर्गेनिज्म्स अर्थ पे मिलने जा रहे हैं, और वो लिविंग एक साथ रह रहे हैं, अर्थ पे रह रहे हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इंटररिलेशन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो ये जो नॉन लिविंग और लिविंग का जो रिलेशन है, इंटररिलेशन, उसे समझने के लिए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ दिस एसेंशियल। तो ये हमें सिस्टमेटिकली पढ़ना पड़ेगा। इनके जो लिविंग और नॉन लिविंग के ग्रुप्स हैं, तो हमें बराबर इसको सिस्टमेटिकली पढ़ के पता करना होगा। तो दिस डाटा इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर वेरियस इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। तो ये जो डाटा हम रखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म्स फॉर्म स्ट्रॉन्ग बेसिस फॉर मीनिंगफुल यूज ऑफ द कलेक्टेड डाटा। तुझे इंटेंसिव लेबोरेटरी है, फील्ड है, तूने वहाँ पे आइडेंटिफाई और क्लासीफाई किया जाता है ऑर्गेनिज्म्स को, क्योंकि उनके स्ट्रॉन्ग बेसिस मीनिंगफुल रहते हैं डाटा कलेक्ट करने से, उनके बेसिस के बारे में मालूम पड़ता है,
वो किस टाइप का ऑर्गेनिज्म, उसको हम कैसे क्लासीफाई करें, वो सब डाटा बहुत ज़रूरी होता है। इफ़ वी नीड टू स्टडी दिस डाइवर्सिटी सर्टेन एड्स, अगर हमें इस जो स्टडी होती है डाइवर्सिटी और सर्टेन एड्स को पढ़ना है तो हमें टेक्सोनॉमिकल एड्स को यूज़ करना पड़ेगा। तो वहाँ पे टेक्सोनॉमिकल एड्स यूज़ होता है। दिस इंक्लूड सर्वेरिया, बोटेनिकल गार्डन्स, म्यूजियम, बायोडाइवर्सिटी एक्सेट्रा। तो टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या है, जहाँ पर हम डाइवर्सिटी और सर्टेन एड्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो एक तरह का ये डेफिनेशन है। और टेक्सोनॉमिकल एड्स में आपको क्या क्या इंक्लूड है, हर्बेरिया, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, बायोडाइवर्सिटी, पार्क्स। तो ये सभी पॉइंट्स के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं पॉइंट्स वाइज। तो सबसे पहला है आपके लिए यहाँ पे दिया है हर्बेरियम। द वर्ड हर्बेरियम प्लूरल हर्बेरिया वॉज कॉइन्ड बाय पिटोन डे टर्नफोर्ड। तो जो वर्ड हर्बेरियम है वो किसने कॉइन किया था, यानी कि किसने डिस्कवर किया था, पिटोन डे टर्नफोर्ड ने। कौन से बुक में, एलिमेंट्स। ये आपको एक तरह से एमसीक्यू पूछ सकते हैं, इसके लिए आप अच्छे से याद रखिए। द आर्ट ऑफ हर्बेरियम वॉज इनिशिएटेड बाय इटालियन टेक्सोनॉमिस्ट लूका गिनी। तो जो आर्ट ऑफ हर्बेरियम है वो इनिशिएट किसने किया था, इटालियन टेक्नोनॉमिक लूका गिनी ने। और कब किया था, 1490 टू 1556 में। अब तो आप आगे पढ़ते हैं हर्बेरिया क्या है। तो हर्बेरिया आर इफेक्टिव टूल इन टेक्सोनॉमिक स्टडी। तो हर्बेरिया क्या है, एक इफेक्टिव टूल है टेक्सोनॉमिक स्टडी में। A herbarium is essential dried plant specimen that is pressed, treated and mounted on standard size sheet in order to preserve it. तो हर्बेरियम क्या है, एक एसेंशियल ड्राइड प्लांट स्पेसिमन है। तो वहाँ पे क्या ड्राइड प्लांट को स्पेसिमन रखते हैं जो कई जगह मिलते नहीं, कहीं रेयर है कई जगह पर। तो उनको प्रेस करके या उनको ट्रीट करके या एक तरह से स्टैंडर्ड साइड में सीड करके उसको प्रिजर्व किया जाता है। यानी कि उन प्लांट्स के जो लीव्स या कोई भी चीज़ें प्लांट्स को एक तरह से प्रिजर्व किया जाता है कि ये कहीं भी म्यूजियम की तरह दिखाया जाए कि ये टाइप के प्लांट्स है, ये टाइप के प्लांट्स है, ये बहुत रेयर है। तो उनको एकदम प्रिजर्व किया जाता है। प्रिजर्व मतलब आपको पता है ना, एकदम संभाल के रखा जाता है कि ज़्यादा टाइम पे, लॉन्ग टाइम पे रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हर्बेरियम के बारे में आगे कुछ और भी दिए हैं यहाँ पे हर्बेरियम के बारे में। तो हर्बेरियम में डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन अलॉन्ग विद डिटेल क्लासिफिकेशन एंड हाईलाइटिंग विद इट्स इकोलॉजिकल पेक्युलरिटीज़। तो यहाँ पे क्या मिलता है, वो जो प्लांट्स को जो प्रिजर्व करके रखा है उनका डेट का प्रिजर्व किया गया और कहाँ से लिया गया उस कलेक्शन को, और उसके क्लासिफिकेशन और उसके हाईलाइटिंग और उसकी इकोलॉजिकल कैसे डेवलप हुआ, कैसे साइकिल उसका, और उसके कैरेक्टर्स प्लांट्स के, वो सब रिकॉर्ड रहता है एक ही सीट में। उसके लोकल नेम और नेम ऑफ द कलेक्टर, जिसने कलेक्ट किया उसको, या उसका लोकल नेम क्या है उस प्लांट का, उस जिस एरिया से लिया गया उसका नाम क्या है। तो ऐसा कई बार होता है कि जैसे कि यूपी में कुछ प्लांट्स रहते हैं जो यहाँ पे मुंबई में आके कुछ चेंज हो जाते हैं। आप में से कई स्टूडेंट्स होंगे जो यूपी के होंगे, कुछ बिहार के, कई जगह के होंगे, कई सारे सिटी के। तो यूपी में या कोई भी जगह हो तो वहाँ का जो प्लांट रहता है दूसरी जगह पे उसका कुछ और नाम हो जाता है। एक तरह से जो इंग्लिश नेम है तो वो तो सेम ही रहता है, पर कई जगह पर जो मेन नेम रहता है हिंदी या वहाँ का लोकल नेम हर जगह चेंज होता है। और जो जिसने कलेक्ट किया यहाँ पे वो भी उसका नाम रहेगा, नेम ऑफ द कलेक्टर मे बी एडेड। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन एट लोअर राइट कॉर्नर ऑफ सीट। तो जो ये कलेक्शन का इंफॉर्मेशन रहता है लोअर राइट कॉर्नर पर रहता है। तो यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे एक दिया है और जिसे हम लेबल कहते हैं, जो राइट सीट में रहता है एक तरह से। तो यहाँ पे देखिए ये पिक दिया, ये सीट है पूरा पैक है, इसमें प्रिजर्व किया इसको प्रेस करके, और उसके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बराबर क्लियर दिखाता हूँ। देखिए तुलसीराम चतुरचंद कॉलेज बारामती ने किया है हर्बेरियम का। यहाँ पे नेम क्लियर नहीं दिया है आपको, नेम ये सब। तो इस टाइप से आपको रहता है नेम, कैंडिडेट नेम, हर्बेरियम नेम, फैमिली, यूजेस, लोकेलिटी, रिमार्क्स, सब कुछ लिखा रहता है। कॉन्टैक्ट नंबर्स, कंडक्टेड नंबर्स सब लिखा रहेगा। तो यहाँ पे डिटेल में आप नॉर्मली देखोगे तो उतना अच्छे से आपको क्लियर नहीं दिखेगा। मैं अपने फ़ोन से दिखा रहा हूँ, उसके लिए आपको एकदम जूम में दिख रहा है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे हर्बेरियम के बारे में पढ़ गया, तो एक बार मैं रिवीजन भी करा देता हूँ। तो रिवीजन कर दे तो क्या है हर्बेरियम, क्या है, प्लूरल वर्ड हर्बेरिया का। हाँ, और इसे किसने कॉइन किया था, पिटोन डे टर्नफोर्ड ने। कौन से बुक में, एलिमेंट्स।
और जो हार्ट ऑफ हर्बेरियम है वो इटालियन टेक्नोनॉमिस्ट लुका गिनी ने किया था। तो आपको वापस एक बार रिवीजन करा रहा हूँ। तो हर्बेरिया क्या है? एक इफेक्टिव टूल टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ का। ये भी अच्छे से आपको समझ गया। हर्बेरियम इज एसेंशियली ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन। तो वहाँ पे क्या है, तो जो ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन है तो उनको प्रेस करके या ट्रीट करके उनको माउंटेड करके एक स्टैंडर्ड साइड सीट में उसको प्रिजर्व किया जाता है कि बाद में दिखाने के लिए एक तरह म्यूजियम से कि किसने किया। तो इसमें क्या क्या उनको कुछ डिटेल लिख रहे थे उस सीट में, और क्या क्या पता है उसमें लिखा रहता है जो प्रिजर्व किया जाता है स्टैंडर्ड साइड सीट में, वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे उसके डेट रहता है, प्लेस ऑफ कलेक्शन रहता है, साथ में उसके डिटेल क्लासिफिकेशन, उससे कौन से प्लांट कौन से जगह का है, कौन से हाईलाइटेड है, इसकी इकोलॉजिकल साइकिल्स के बारे में रहता है, उसके कैरेक्टर प्लांट्स रहते हैं, रिकॉर्ड रहते हैं, उसी सेम सीट पे रिकॉर्डेड रहता है। और साथ में उसके लोकल नेम और कलेक्टर के नेम भी सेम लिखे रहते हैं उस पर। और ये सब जो इन्फॉर्मेशन है उसके लोअर राइट कॉर्नर में लिखा रहता है सीट के, और उसे हम क्या कहते हैं? लेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? लेबल। आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। मैं लास्ट में आपको अगर जब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा आपको मैं एक नोट्स बना के दे दूंगा अच्छे से, आप लोग उसको अच्छे से स्टडी कर पाओगे। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम जाते हैं बोटेनिकल गार्डन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बोटेनिकल गार्डन। तो बोटेनिकल गार्डन क्या है? बोटेनिकल गार्डन आर द प्लेस वेयर प्लांट्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो बोटेनिकल गार्डन क्या है? एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स मिलेंगे आपको, जो कई जगह वर्ल्ड में जितने भी जगह के प्लांट्स हैं उनको कलेक्ट करके वहाँ पे प्रिजर्व किया गया है। आर ग्रोन इन अ साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक इन अ वीवो मैनर, यानी कि एक अलग टाइप के मायने से किया जाता है, सिस्टमेटिक और साइंटिफिक तरीके से उनको ग्रो किया जाता है। और जो हम वहाँ के सभी प्लांट्स हैं वो लेबल्ड रहते हैं। द लेबल बोर्डेड सो साइंटिफिक एज वेल एज कॉमन नेम ऑफ द प्लांट। तो उसके साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम भी प्लांट के रहते हैं। तो यहाँ पे एक तरह का बोटेनिकल गार्डन दिया है कोलकाता का, जहाँ पे 2255 ईयर्स ओल्ड बनियन ट्री भी है। तो यहाँ पे उसके बारे में वहाँ पे लेबल भी किया गया है। तो ग्रेट बनियन ट्री इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अट्रैक्शन एंड लैंडमार्क ऑफ इंडियन बोटेनिक गार्डन। द ट्री फाइकस फैमिली मोरके इज मोर देन 250 ईयर्स old and spread over an area of 1.5 hectare without profit. A wonder in plant kingdom, the tree occupies its position in the Guinness Book of World Record में। तो ये जो प्लांट है बहुत हाइट में है और बहुत अच्छा है, और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में यानी कि इसका पूरा डिटेल भी दिया है साथ में, और ये ट्री गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नेम्ड हुआ है, ये देख सकते हैं आप। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं, इसके आगे का पार्ट मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। थैंक यू। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका भी आपको अपडेट मिलते रहे। और कोई भी नई मैं लेटेस्ट अपडेट देते हो बोर्ड के, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम है 11th के या कोई भी 12th के बोर्ड एग्ज़ाम से, आपके एग्ज़ाम्स के बारे में सब कुछ अच्छे से मैं अपडेट देते रहता हूँ। तो थैंक यू। अगर आपका अभी तक एडमिशन नहीं हो तो एडमिशन प्रोसेस का मैं अभी जल्द अपडेट दूँगा अभी। थैंक यू।